रैली में जाना था तो बहाना ये ढूंढा कि जो एबीपी के लिए परमिशन दी गई थी, जो टैक्सी स्टैंड से जोरावर के लिए दी गई थी, और जोरावर के पास रास्ता रोकने की कोई परमिशन नहीं थी, जोरावर से विधानसभा मार्च करने के लिए कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वो अपनी रैली में गए। ठीक है, उनकी रैली है, लोकतंत्र में विपक्ष की एक पार्टी की अपनी रैली होती है, उस रैली में भाग लेके जाना था। लेकिन बहाना तो अच्छा ढूंढना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी हमने इस बात का जवाब दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के एक विधायक ने मेरे लंदन दौरे से निजी संबंधित दौरे के बारे में पूछा था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने चाय से लेकर बाई एयर से आना जाना, रहने का सारा खर्चा अपने अकाउंट से दिया है, एक एक पैसे का हिसाब लिया है। इवन हमारे पास तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि हमने एटीएम कार्ड रखा हुआ था। जो कुछ भी हमने थोड़ी बहुत खरीदारी की वो वहीं खरीदी। और मैं अपनी बेटी के एडमिशन में गया था, जो कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट हुई थी, और एक पिता का होने का दायित्व भी मेरे पास था। इसी में उन्होंने पूछा कि आपने उद्योगपतियों से मुलाकात की। मेरी कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, लेकिन निजी तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। सिर्फ चर्चा हुई। मैंने कहा कि हम कोई कंसेशन नहीं देते, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में आप आना चाहते हैं, हाइड्रो सेक्टर में आए तो मोस्ट वेलकम है, इतनी सी बात हुई। और उन्होंने हमें सम्मानित किया, जो हमारी तो कुछ योजनाएं थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन व्यक्तिगत तौर से पूछे नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने उस समय उनको भी महसूस हुआ होगा, तो वो अब्सेंट हो गए। और बीजेपी ने पहली बार ये सोचा कि हम अब वैसे पूछते कि हमारे उत्तर नहीं दिए जा रहे, तो जब मैं खुद उत्तर देने के लिए हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कीजिए। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मैंने अपनी निजी यात्रा के बारे में भी बताया, और सोशल मीडिया में बड़ी बातें चली हुई थी। चाहता तो मुझे विधायक निधि के रूप में भी पैसा मिलता है, जो विधायक के तौर पर मिलता, तो मैं उस पैसे को भी खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने अपने अकाउंट से खर्च किया, क्योंकि मैं जो भी खर्चा अपना परिवार का कर रहा हूँ, अपनी बेटी पर जो खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट से ही खर्च कर रहा हूँ। कोई उसका राज्य सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं डाला, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ ना मैं लेता हूँ। माननीय जगत नेगी जी के खिलाफ जो उन्होंने कल टिप्पणी की, निंदनीय है। वो गुस्से से क्या बोलते हैं, और बीच में हम तो कभी खड़े नहीं हो रहे, बीच में खड़े हो रहे हैं। विपक्ष में ऐसा होता है कि बीच में खड़े हो रहे हैं। हमारी सरकार ने सिर्फ प्रदेश की संपदा को बचाने की और रक्षा करने के लिए जो 3 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया, और कम से कम 3000 करोड़ का राजस्व कमाया है, हम उस व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रैली होने जा रही है, इनको पूछो कि पेंशन कर्मचारियों का और सरकारी कर्मचारियों का एरियर और जो भत्ते थे वो 10,000 करोड़ रुपए के क्यों नहीं दिए। पेंशन वालों को पेंशन हर महीने मिल रही है। ये जो उनका आंदोलन था, जो पेंशन कर्मचारी थे, उनका आंदोलन था कि जो हमारा एरियर है वो मिलना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की संपदा का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और कल लॉ एंड ऑर्डर का उनका प्रस्ताव लगा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर के प्रस्ताव में भी नहीं वो अंदर आए। आज उनके और प्राइवेट मेंबर्स के बिल लगे थे, नहीं अंदर आए। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, इसकी सरकार निंदा करती है। जनता पार्टी ना अब मुझे बोलते हैं, वो कंफ्यूज्ड है। धारा 118 में जो हमारे एग्रीकल्चर की सोसाइटियां होती है गांव में क्या है, एग्रीकल्चर की सोसाइटीज़ है, उसमें सभी अगर मेंबर एग्रीकल्चर के होंगे तो उनको 118 लेने की जरूरत नहीं होगी। वो तो एग्रीकल्चर के, अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर से एक आदमी डाल दिया तो उसकी ज़मीन वेस्ट हो जाएगी। ये परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। दूसरा, जब हमने एक बार किसी 118 की परमिशन किसी रियल स्टेट वाले को दे दी, तो बार बार एक फ्लैट की परमिशन के लिए भी हमारे पास आता। वो परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। कहाँ हिमाचल की ज़मीन बेचने जा रहे हैं? हिमाचल की ज़मीन तो आप लोगों ने बेची कस्टमाइज पैकेज के नाम पर। 4500 करोड़ रुपए की जगह बिना रजिस्ट्री के, बिना उसके दे दी, और 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली उनको देने की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने 4500 बीघा जगह, कितनी 4500 बीघा जगह बिना रजिस्ट्री के 1 करोड़ 12 लाख रुपए में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बेच दी। और ये भी बताऊं मैं कि उन्होंने कहा कि 10 साल तक हम 3 रुपये पर यूनिट बिजली देंगे। आप लोगों को 3 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। और ये भी कहा कि जितना रोड होंगे वो भी हम बनाएंगे। हम प्रदेश की संपदा को बचा रहे हैं। और ये 118 का आज बिल्ली लेके पूछना तो था कि क्या अमेंडमेंट है, आप भी पढ़ लेना कल।
अगर कुछ होगा आप भी पढ़ लेना अमेंडमेंट क्या है। अगर हिमाचल के एग्रीकल्चरिस्ट के जिसकी अपनी जगह है, वो कोई अगर अपनी 10 एग्रीकल्चर जिनकी अपनी जगह अपनी कोई सोसाइटी बनाकर कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, तो क्या है उसका, उसमें नियम में प्रावधान है कि उसमें आप सरकार के पास भेजेंगे। वो नीचे पटवारी से होते हुए डीसी से होते हुए महीनों लग जाते हैं। हमने कहा कि जो भी एग्रीकल्चरिस्ट होगा अगर अपनी सोसाइटी बनाकर कोई कार्य करना चाहता है उसको 118 की जरूरत नहीं होता। इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि 5 गुटों में घटी भारतीय जनता पार्टी है। 3 गुटों की तो तस्वीर अभी लगा दी है इन्होंने, चाहे अनुराग जी है, चाहे जयराम जी है, चाहे बिंदल जी है, 3 गुटों की तस्वीर लगी है और शब्द लिखा भ्रष्टाचार। अपने गृह में झांक के देखिए, जो लोगों के पैसे बचा रहा है, अनाथ बच्चों के लिए योजना लेके आ रहा है, विधवा बच्चों के लिए योजना लेके आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, वो तो उनसे पूछिए कि 4500 बीघा की जो जगह है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो जवाब दे। तो इस प्रकार की बातें लिखना सिर्फ राजनीतिक ताकत का दर्शाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही कि हमें एक है, लेकिन दिल में से एक नहीं है। 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी, याद रखना मेरी। और जिस योजना जिस तरीके से वो कार्य करना चाह रहे हैं, दबाव की राजनीति बनाकर केंद्र सरकार से हमें दबाव डलवाया जाता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमने ओपीएस दिया उसका 1600 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी हमें रिलीज नहीं होने दे रही। केंद्र सरकार से हमें 2% की एडिशनल बोरिंग मिलनी चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी रिलीज नहीं होने दे रही। पीडीएन के जो 2000 करोड़ मिले उसके 25% ही हमें मिल पाया है। मोदी जी के 1500 करोड़ के बारे में आज इस रैली में भी बताया जाए कि कब तक दिया जाएगा। हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हम 5 साल के लिए जनता की आशाओं के अनुरूप चुनकर आते हैं, लेकिन क्या कोई देश के प्रधानमंत्री 1500 करोड़ घोषणा करके जाते हैं, 2 महीने तक हमें नहीं मिला, तो क्या कारण है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के नेता वो रुकवा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो खाली ऑफिस है वहाँ ले जाने की बात की है, मैंने विभागीय कोई ऑफिस शिफ्ट करने की बात नहीं की। विभाग में जो होते हैं ना, उनको जो कमीशन है, कारपोरेशन है, बोर्ड है, उनको शिफ्ट करने की बात की गई। 1000 करोड़ के भवन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए, एक नहीं है ये, अभी तो ज़्यादा निकल रहे हैं। और वो बिल्डिंगें खाली पड़ी है, वो बिल्डिंगें क्या है, खाली पड़ी है। अब यहीं ले लीजिए, धर्मशाला में भी अभी भी 4 बिल्डिंगें खाली पड़ी है, स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग खाली पड़ी है। ये लोगों की संपदा है, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब खाली बिल्डिंगें पड़ी है, खराब हो रही है। उन बिल्डिंगों में अगर हम शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए कोई कारपोरेशन बोर्ड जिसमें उनके सरकारी कर्मचारियों को हम वहीं रखेंगे और उसकी जगह ऑफिस ले जाएंगे, तो उसका फ़ायदा शिमला के लोगों को भी होगा और निचली तरफ जो ऑफिस खाली पड़े उन ऑफिस में जो हम किराया देते हैं शिमला में, उन हमें सरकार को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले तो 30 करोड़ रुपया हम जमा करवाएं, फिर पानी का पूरा 15 करोड़ रुपया और खर्च करें, फिर सीवरेज का 20 करोड़ रुपया और खर्च करें। इस तरह राज्य सरकार से हमारे 60-70 करोड़ रुपया जाता है। और वो कितना पैसा दे रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो सत्ती जी का क्वेश्चन था, वो सिर्फ 100 करोड़ रुपया दे रहे। 100 में 70% 170 करोड़ रुपया हम देंगे, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनेगा। अगर वो हमें एश्योरेंस दे देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि आप पानी का और बिजली का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा सारा वो जमा कराएंगे, तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ रुपया जमा एफसीए करवाने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पार्टी कंफ्यूज्ड है। हमने 2003 से ओपीएस दिया हुआ और हमने पूरी डिटेल दी, और जो ओपीएस से एनपीएस में गए अभी जो रिटायर हुए उसमें भी अभी 5000 और लोगों ने अडॉप्ट किया। तो पूरा 25-26 का पूरा इतिहास था, 21,000 लोगों ने किया। तो 1,36,000 लोग जब रिटायर होंगे उनको ओपीएस का फायदा होगा कि 2003 के बाद कोई अभी 25 में रिटायर हो रहा, कोई 24 में रिटायर हो रहा, कोई 26 में रिटायर हो रहा, कोई 27 में रिटायर हो रहा। उसमें जो एनपीएस का अंशदान जो इनके पेंशन फंड में गया है, उस अंशदान को वो डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद ओपीएस में वो चले जाते हैं। तो ओपीएस हमारी सरकार की पहली कैबिनेट थी। जयराम ठाकुर जी ने तो ये स्टेटमेंट दी है कि हम पहले दिन के सभी डिसीजन को रिव्यू करेंगे। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान में ओपीएस बंद करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दी है। इनकी जो मांग है वो रोगी मित्र से संदर्भ में है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रोगी मित्र +2 लगेंगे, जीएनएम और नर्सिंग वालों के लिए अलग से पोस्टें होती है, ये गलत उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, एएनएम जीएनएम वाले लगेंगे। तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रोगी मित्र जो है वो +2 लोग पढ़े हुए लोग लगेंगे, जो पेशेंट को ले जाएं, डॉक्टर के पास लाएं।
नर्सिंग का इसमें कोई काम नहीं है, पर जो भी मैंने सरकार की नोटिफिकेशन देखी है उसको मैंने कहा है कि इसको अमेंड किया जाए।